हेलो गाइस, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं साइंस ट्रिकी क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम न्यूक्लिक एसिड के जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे और बात करेंगे, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम किसकी बात कर रहे हैं, मेनली किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, डीएनए की। किसकी बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, डीएनए की बात करें। तो अगर हम लोग डीएनए की बात करें तो सबसे पहले तो देखो कि जो डीएनए का ये जो मतलब ये क्या है, इसका फुल फॉर्म अगर मैं पूछूं कि डीएनए क्या है, किसको हम कह रहे हैं, तो डीएनए किसे कह रहे हैं हम लोग, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्लियर है। अब यहां पर देखो, मैंने कहा था ना कि न्यूक्लिक एसिड का एक पार्ट है, तो हम क्या कह रहे हैं, कौन सा पार्ट है इसमें, कौन सा, यहां पर हमने शुगर बताया कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है। तो डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक। एफ मिस्चर, इन्होंने क्या किया, एफ मिस्चर ने क्या किया कि पस सेल्स यानी कि जो देखो घाव हो जाता है, तो घाव में क्या हो जाता है, मवाद हो जाता है, उसको हम पस कहते हैं। तो उस पस सेल्स में इसको क्या किया, डीएनए को देखा और उसको नाम दिया न्यूक्लिन। क्या नाम दिया, न्यूक्लिन नाम दिया, ठीक है। यानी कि पस सेल्स में इन्होंने डीएनए को देखा और उसको नाम दे दिया क्या, न्यूक्लिन। तब इनको पता नहीं था ना कि डीएनए है, तो इन्होंने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिन। कुछ समय बाद क्या हुआ कि पता चला कि भैया वो कोई न्यूक्लिन नहीं था, वो एक्चुअली क्या था, वो डीएनए था। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले तो देखो ये जो डीएनए है, ये डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। अच्छा, ये पाया किस में जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। नॉर्मल सेल्स में तो पाए जाते हैं, डीएनए जो है नॉर्मल सेल्स में तो पाए ही जाएंगे, बट किस में पाए जाएंगे, और किस में पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। यहां पर समझ लेना, सबसे लार्जेस्ट अगर हम बात करें, लार्जेस्ट या हम कह सकते हैं लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है, डीएनए, ठीक है। डीएनए को हम लोग जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। तो क्यों कहते हैं हम लोग जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इनके पास क्या होता है, इसी डीएनए के पास क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। इसके पास क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं किसके, ये क्रोमोसोम के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। क्लियर है। और बात करेंगे तो इसके बाद यानी कि इस डीएनए के बाद, यानी कि ये तो नॉर्मल सी बात करें, डीएनए था, इसके बाद से क्या होता है, वॉटसन एंड क्रिक जो है वो आते हैं और उन्होंने भी एक अपना एक क्या किया, मॉडल दिया, जिसे हम कहते हैं, आज भी हम ये क्या है, फेमस है, ठीक है ना, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। क्या ये कैसा मॉडल था, तो इन्होंने क्या कैसा मॉडल दिया, 3D मॉडल दिया था। कैसा मॉडल दिया, 3D मॉडल दिया और बताया, मतलब ये डीएनए जो होते हैं डबल हेलिक्स होते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इसको बताया, ठीक है। यहां पर देखो, अगर हम इस डीएनए की बात करें तो डीएनए जो है वो किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड से। किससे, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और हमें पता है ना कि जो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है, तो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ठीक है। मतलब ये न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है, ये नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। क्लियर है। अब देखो ये जो नाइट्रोजन बेस है ये क्या क्या हो सकता है, नाइट्रोजन बेस क्या है, जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये हमारे क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। जैसे मान लो नाइट्रोजन बेस कह सकते, सॉरी नाइट्रोजन बेस है जैसे ये,
एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। शुगर क्या हो सकता है? शुगर दो हो सकते हैं, एक तो हो सकता है डीऑक्सी, एक तो हो सकता है हमारा क्या डीऑक्सी, और दूसरा हो सकता है हमारा क्या राइबोस। यानी कि एक तो डीऑक्सी राइबोस शुगर हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है राइबोस शुगर हो सकता है। फॉस्फेट तो है ही, दोनों के साथ फॉस्फेट होगा। अब यहां पर देखो एक चीज यहां पे समझना, देखो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ये आपस में जुड़े होंगे। बोलो जाहिर सी बात है ये आपस में जुड़े हैं तो किसी ना किसी बॉन्ड से जुड़े होंगे ना, कुछ ही इनको बांधने वाला कोई ना कोई तो होगा ना, है ना। तो कौन होगा? यानी कि हम कैसे सीधे सीधे लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जो नाइट्रोजन बेस जो है वो शुगर से किस बॉन्ड से जुड़ा है, और ये जो शुगर है वो फॉस्फेट से कौन से बॉन्ड से जुड़ा है। ठीक, तो यहां पर देखो अगर हम इस नाइट्रोजन बेस की अगर हम बात करें जो शुगर से जुड़ रहा है तो किस बॉन्ड से जुड़ रहा है यहां पर? तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। किससे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है? और अगर हम शुगर को फॉस्फेट से जोड़ रहे हैं तो किस बॉन्ड से जोड़ेंगे, यहां पर ये भी समझना है। तो ये किस बॉन्ड से जुड़ा होता है? तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है। फॉस्फोडाइएस्टर। फॉस्फोडाइएस्टर। क्लियर है? दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है। यानी कि अगर हम बात करें यहां पर फिर से एक बार समझ लो, यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन बेस, शुगर और प्लस फॉस्फेट। तो ये तीनों आपस में जुड़े होंगे किसी ना किसी बॉन्ड से। तो ये जो है नाइट्रोजन बेस शुगर से जुड़ा होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और ये जो शुगर जो होता है फॉस्फेट से जुड़ा होता है वो किससे जुड़ा होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। क्लियर हो गया? इतनी बातें समझ में आ गई हैं। चलो अब देखो यहां पर देखो अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर बताएं, यहां पर डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं अगर, देखो जैसे कि ये मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया है, यहां पर देखो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, यहां पर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो सबसे पहले देखो जो डीएनए होता है ये इसके दो एंड होते हैं। एक होता है जैसे यहां पर देखो ये हमारा ये एक क्या है 5 एंड प्राइम है ये, और ये हमारा क्या हो जाएगा 3 प्राइम है ये, ठीक है। अच्छा यहां पर देखो ये हमारा 3 के सामने आता है, कभी भी 5 के सामने हमेशा आएगा 3 प्राइम, और यहां पर क्या होता है 5 प्राइम आए। अब यहां पर समझना क्यों, क्योंकि
ये क्या होते हैं, जो डीएनए स्ट्रैंड होता है आपस में जुड़े होते हैं, बट ये होते तो पैरेलल हैं बट एंटी पैरेलल होंगे। कैसे होंगे? एंटी पैरेलल होंगे, यानी कि समांतर तो हैं बट क्या होंगे? अपोजिट होंगे एक दूसरे के। जैसे कि एक ये 3 प्राइम है, ऊपर का 3 प्राइम है और नीचे का 5 प्राइम है, तो जो इसके सामने जो जुड़ेगा वो क्या होगा? ऊपर वाला ऊपर वाला क्या हो जाएगा? अपोजिट, यानी कि इसके अपोजिट हो जाएगा। यानी कि अगर ये 5 है तो ये 3, और ये 3 है, ये 3 है तो ये 5। समझ में आ गई है? तो इस तरह से क्या करते हैं, ये एंटी पैरेलल होते हैं। अच्छा, अगर हम इस डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें, है ना, इस डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर देखो इस स्ट्रक्चर को, इस पूरे एक हेलिक्स की जो अगर हम बात करें लंबाई, तो अगर पूरे इस एक हेलिक्स की बात करें, यानी कि पूरा ऐसे टर्न है, तो ये एक हेलिक्स की जो एक हेलिक्स में जो है वो लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, कैसे होती है? तो क्योंकि हर एक कॉइल्ड में, यानी कि हर एक कुंडली में कह सकते हो कि 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने? 10 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर एक हेलिक्स यानी कि एक कुंडली बनता है। अच्छा, इस वजह से अच्छा इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? जैसे मान लो ये एडेनिन है, ये थाइमिन और ये एडेनिन है ना, ये ग्वानिन है और ये साइटोसिन है ना, तो ये 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर मिलके बन रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो दूरी, यानी कि 2 न्यूक्लियोटाइड कितनी दूरी पर प्रेजेंट होंगे, उनके बीच की दूरी क्या होगी? तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसको निकालेंगे कैसे? यहाँ जो 10 न्यूक्लियोटाइड है और इनकी लंबाई कितनी है? 34, तो इससे क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? यही आएगा। भूल जाते हो तो ठीक। अब देखो इसके जो डायामीटर होता है वो कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 तरीके के क्या होते हैं? ग्रूव भी बने होते हैं। देखो, एक तो माइनर ग्रूव होता है, यहाँ पर ये होता है हमारा, ये जैसे हमारा क्या है, ये देखो इसके ज्यादा गैपिंग, अंदर की ओर ज्यादा, अंदर क्या है? झुकाव है, तो इसको हम कहते हैं मेजर ग्रूव। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मेजर ग्रूव। और ये हमारा देखो हल्का सा झुकाव है, हल्का सा अंदर जैसे ऐसे मुड़ा है तो ये हल्का सा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा कहलाएगा, ये हमारा माइनर ग्रूव कहलाएगा। ठीक है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। यहां पर देखो, जैसे यहां पर जैसे ये है, देखो यहां पर इनके बीच ये कैसा है? इतना ही है केवल, और यहां पर देखो ये कितना है? ज्यादा है, यानी कि देखो लाइनिंग देख रहे हो ये, और यहाँ पर देखो छोटा है, तो इसलिए छोटा है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? माइनर ग्रूव। और ये जो बड़ा है इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? मेजर ग्रूव कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज तो हम लोगों ने समझ ली। क्या कर ली? समझ ली। अब देखो यहां पर बात करें इसकी, किसकी? अब देखो जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, ठीक है ना, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? जो नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना, वो किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें, यहां पे समझना फिर से, जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो किससे? नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। क्या? प्लस फॉस्फेट। अब यहां पर देखो एक एक चीज, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड अगर पूछने कोई एक न्यूक्लियोटाइड का नाम बता दो या एक न्यूक्लियोसाइड का नाम बता दो, तो कैसे बताओगे आप? आपको तो पता नहीं है ना, तो यहां पर समझ लेना इस चीज का। तो इसका आज हम लोग क्या करेंगे? न्यूक्लियोटाइड कैसे पहचानेंगे? कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड का नाम बताना होगा तो कैसे बताओगे, और न्यूक्लियोसाइड अगर पूछे तो कैसे बताओगे? यहां पर समझना इस चीज को, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर नाइट्रोजन बेस की बात करें तो नाइट्रोजन बेस क्या क्या हो सकता है? दो देखो, नाइट्रोजन बेस तो एक तो हमारा प्यूरिन होगा और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? पिरिमिडीन होगा। बोलो
दो चीजें हैं, एक तो हमारा क्या हो जाएगा प्यूरिन, जिसने वीडियो पिछला नहीं देखा वो देख ले तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, एक तो हमारा क्या हो जाएगा, एक तो हमारा प्यूरिन और दूसरा हमारा पिरिमिडीन। अच्छा, प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं, एडेनिन, और दूसरा होता है हमारा ग्वानिन। ठीक है, और तीसरी की अगर हम बात करें तो तीसरा क्या होता है हमारा, जैसे हमारा ये अगर हम इसकी बात करें पिरिमिडीन की, तो पिरिमिडीन में क्या आता है, साइटोसिन, और दूसरा क्या होता है थाइमिन। थाइमिन समझ में आ रहा है। अच्छा देखो, ये क्या हमारा प्यूरिन है, ये क्या हमारा प्यूरिन, और ये हमारा क्या है, ये हमारा पिरिमिडीन है। ये क्या हमारा, ये हमारा पिरिमिडीन है। अब देखो यहां पर ये तो हमारा नाइट्रोजन बेस हो गया। हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है बताओ, डीएनए में हमारा डीऑक्सीराइबोस। तो इन सबको यहां पर क्या हो सकता है, प्लस 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 क्या हो सकता है, डीऑक्सी राइबोस। समझ जाना आगे, यहां पर भी सबके जगह वही होगा, डीऑक्सीराइबोस। तो देखो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो ये जो आएगा हमारा क्या आएगा, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, देखो यहां पर एडिनोसिन, यहां पर देखो प्यूरिन के लिए एक सफिक्स लगाएंगे ओसीन, ठीक, और पिरिमिडीन के लिए ईडीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ईडीन, सफिक्स लगा देंगे। याद करने के लिए एक ऐसे बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है। इसको हमने क्या किया, ओसीन लगा दिया, यहां पर हम क्या लगा देंगे, ईडीन लगा देंगे। तो यहां पर देखो, यहां पर जो नाम बन करके आएगा, तो ये हमारा क्या आएगा, एडिनोसिन डीऑक्सी, मतलब देखो यहां पर डीऑक्सी है ना, तो डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनो ओ आ गया और ओसिन लगा देंगे, तो यहां पे ओसिन, तो डीऑक्सी एडिनोसिन। तो ये हमारा क्या आ गया बताओ, ये हमारा न्यूक्लियोसाइड आ गया। क्या आ गया, न्यूक्लियोसाइड। उसी तरह हम यहां पर लगाएंगे, देखो ग्वानिन है तो ग्वान ओसिन, तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सी ग्वानोसिन, समझ में आ गया। उसी तरह हम यहां पर इसका नाम अगर लें तो कैसे लेंगे बताओ, इसका हम लोग क्या, ये पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन के लिए हम क्या लगाते हैं, ईडीन। तो यहां पर देखो, यहां पर CY साइटी ईडीन लगा देंगे, तो साइट ईडीन, तो क्या हो जाएगा बताओ, साइटीडीन। समझ में आ गया। उसी तरह हम यहां पर क्या लगा देंगे, यहां पर ईडीन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा यहां पर बताओ, न्यूक्लियोसाइड थाइमिडीन। क्या हो जाएगा, थाइमिडीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो ये हमारा क्या आ गया, ये हमने क्या निकाला, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड का मैंने कैसे तरीका बताया यहां पर तुम लोगों को, कि ये क्या है, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी यहां पर डीऑक्सी साइटीडीन, डीऑक्सी लगा देना यहां पर, ठीक है ना, मैं लगा देता हूं, ठीक है। डीऑक्सी साइटीडीन, डीऑक्सी थाइमिडीन, क्लियर है। तो ये हमने क्या किया, न्यूक्लियोसाइड निकाला। अब देखो दूसरी अगर हम बात करें तो यहां पर क्या निकाल सकते हैं हम लोग। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड का नाम रखते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या ऐड कर देंगे हम लोग यहां पे फास्फेट ऐड कर देंगे। तो फास्फेट क्या हो सकता है, वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। अच्छा, एक के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, मोनो। डाई के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डाई, और तीन के लिए ट्राई। तो अगर यहां पर फॉस्फेट एक है, यहां पर हम क्या जोड़ दे रहे हैं, यहां पर +1 फॉस्फेट।
तो हो क्या जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या हो जाएगा बोलो, फॉस्फेट। डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो सब में क्या हो जाएगा, मोनोवर्ड जुड़ जाएगा। जितने फॉस्फेट होंगे उतने फॉस्फेट हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहां तक क्लियर हो गया सबको? यानी कैसे, किस तरीके से हमने ये किसी भी न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड का नाम अगर हम लेंगे तो कैसे हम करेंगे, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। अब यहां पर हम लोग किसकी बात करेंगे, अब जो हमने पढ़ा अब उसी को हम क्या करते हैं, रखते। तो जैसे मान लो ये हमारा क्या है, डीएनए का स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड। ठीक है, एक स्ट्रैंड हमारा ये है, दूसरा हमारा स्ट्रैंड ये। अब इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है। यहाँ पे हर जगह नाइट्रोजन बेस लगा देते हैं, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस कुछ भी हो सकता है ना, जैसे एडेनिन, गुआनिन, कुछ भी आप जोड़ सकते हो उसको। मान लो हम यहाँ पे, चलो यहाँ पर आपको जोड़कर दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर एडेनिन और यहाँ पर थाइमिन, यहाँ पर गुआनोसिन और यहाँ पर साइटोसिन। चलो इस चीज को, स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले तो हमको एक चीज समझना पड़ेगा। देखो हमेशा जो है एडेनिन की अगर हम बात करें, एडेनिन की बात करें तो सर एडेनिन किससे जुड़ेगा, गुआनिन किससे जुड़ेगा, है ना। यहां पर समझने इस चीज को। तो सर हमें कंफ्यूजन हो रहा है, क्या करें। तो सीधी सीधी चलो आपको एक आइडिया देता हूं मैं आपको। यहां पर जैसे मान लो कि ये हमारा प्यूरिन है और ये हमारा क्या है, पिरिमिडीन है। ये एक बड़ा भाई, छोटा भाई और ये बड़ा भाई, इसके नहीं, ये अलग अलग है। एक पिरिमिडीन है और एक आदमी कह सकते हो। ये एक आदमी है ना, पिरिमिडीन नाम का, और एक क्या है, एक प्यूरिन नाम का है, एक पिरिमिडीन नाम का है। इसके 2 लड़के हैं, एडेनिन और गुआनिन। इसके भी 2 बच्चे हैं, साइटोसिन और थाइमिन। यानी कि सी और टी लिख देते हैं डायरेक्ट, हटाओ। ठीक है, यानी कि 2 लड़के इसके भी, 2 बच्चे इसके भी हैं। अब जाहिर सी बात है ये दोनों सेम फैमिली के ना, ये दोनों तो एक ही बाप के हैं ना। तो इनकी अगर रिश्ते की बात करें तो क्या इससे हम इससे रिश्ते की बात कर सकते हैं क्या, नहीं। और इनकी रिश्ते की बात क्या इनसे कर सकते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो करेंगे क्या यहां पर, जाहिर सी बात है एक दूसरे से करेंगे। इसका जो है वो हम किससे करेंगे, इससे। और इसका जो है इसको हम लोग करेंगे इससे। तो ए जो है हमेशा किससे टूटता है, किससे जुड़ता है, मतलब टी से। और सी जो है वो हमेशा, सी जो है हमेशा जी से, या जी कह सकते हो कि सी से जुड़ता है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से क्या हम लोग यहां पर जोड़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और भी समझ लो, यहां पर जो एडेनिन है वो थाइमिन से कैसे जुड़ता है। तो कैसे जुड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच कैसा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, यानी कि इसको हम कहें तो ये क्या हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अच्छा अब देखो इस हाइड्रोजन ए जो और टी है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कितने बॉन्ड से, तो ये हमेशा जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं। कैसे, डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे। और जो सी है वो जी से हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। तो यहां इसको समझने के लिए हम एक आपको ट्रिक बताते हैं। देखो क्या लिखा है,
नहीं समझ में आ रहा सर, फिर से लिखेंगे आपके लिए एट Cg। मतलब यहां पर देखो एट Cg, यहां देखो जी, यहां देखो जी, देखो तो यहां पर एट और यहां पर Cg। अब मैंने जो आपको समझाया वो आपको सब यहां मिलेगा। मैंने क्या कहा, एडेनिन जो है वो थायमीन से जुड़ा होता है और कितने बॉन्ड से जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहां पर देखो, यहां ए और टी, एट मतलब क्या, ए और टी, यानी कि ए जो है हमेशा टी से जुड़ेगा, एट, ठीक है ना, एट। और कितने बॉन्ड, अब इसको याद करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर कितने अल्फाबेट हैं, 2 अल्फाबेट हैं, तो कितने बॉन्ड होंगे, 2 बॉन्ड होंगे, तो एट Cg। समझ में आ रहा है। अब सी मतलब यहां पर समझना सी और जी मतलब समझना जी, ठीक है ना। तो सी के साथ कौन जुड़ेगा, सी के साथ कौन जुड़ेगा, जी। और कितने बॉन्ड से, अब यहां पे देखो अल्फाबेट कितने हैं बोलो, 3, तो कितने बॉन्ड होंगे बोलो, 3। समझ में आ गया। तो इसको याद करने के लिए क्या हमने सिंपल सा एक याद रखने के लिए क्या बताया, एट Cg, क्या, एट Cg। इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग को सारी चीजें, बेसिक चीज तो पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर पे थोड़ा फोकस करते हैं। ये हमारा एडेनिन है और ये हमारा थायमीन है। ये हमारा क्या है, ग्वानिन है और ये हमारा साइटोसिन है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होता है, देखो यहां पर फिर से न्यूक्लियोटाइड की हम बात करें, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, फेटना नहीं, फॉस्फेट। अब देखो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। मैंने नाइट्रोजन बेस लिख दिया भैया, यहां पर लिख भी देंगे, ये देखो जुड़े हुए हैं आपस में, एक गहरा रिश्ता है इनके बीच में, लोग देख के हाय हाय कर रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, इनकी बॉन्डिंग को देखकर लोग हाय हाय कर रहे हैं, हाय हाय। तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देखो शुगर की बात करें तो याद करो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक बनाया गमला, उसमें लगाया कमला, फिर कहां लटका दिया, जंगला, ठीक। तो यहां पर देखो वही स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, लेकिन उसको बनाने के लिए यहां पर समझ लेना, जो शुगर है, वो शुगर जो है वो नाइट्रोजन बेस से, मैंने बताया था कि शुगर जो होते हैं 5 कार्बन वाले होते हैं, तो कौन से कार्बन से जुड़ेगा, नाइट्रोजन बॉन्ड जो है, वो नाइट्रोजन बॉन्ड जो है, यानी कि ये जो बॉन्ड है, शुगर जो है, ये शुगर है, मान लो ये शुगर जो है वो किस बॉन्ड से जुड़ रहा है, किस बॉन्ड से जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर समझना इस चीज को, हमेशा कभी भी नाइट्रोजन बेस से अगर शुगर जुड़ रहा है तो वो पहले कार्बन से जुड़ेगा। किस कार्बन से जुड़ेगा, पहले कार्बन से। तो देखो ये 1 2 3 4, और यहां पर तो पता ही है ना भाई तुम लोगों को, C5, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा ठीक है, उसी तरह हम यहां पर भी जोड़ देंगे। देखो ये बॉन्डिंग हमारा, ठीक है। अब देखो एक चीज तुमको पता चल गया। अच्छा ये देखो ये बॉन्ड क्या कहलाता था, यानी कि देखो नाइट्रोजन बेस से शुगर जुड़ रहा है तो किस बॉन्ड से, मैंने पीछे अभी बताया है, कौन सा, ग्लाइकोसिडिक
बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ में आ गया? तो एक चीज तो हम लोग समझ गए, देखो नाइट्रोजन बेस्ड शुगर से हमने जोड़ दिया, किस बॉन्ड से जुड़ा वो भी बता दिया, किस कार्बन से जुड़ा वो भी हमने बता दिया कि पहले कार्बन से जोड़ते हैं कभी भी, ये सारी चीजें बता दी। अब क्या बात करेंगे हम लोग? फॉस्फेट। ये जो फॉस्फेट है वो किस कार्बन से जुड़ता है, ठीक है ना, और किस बॉन्ड से जुड़ता है, ये सारी चीजें। तो देखो अब यहां पर हम क्या कर देंगे, ठीक है, अब यहां पर हम फॉस्फेट जुड़ते हैं, तो इसको समझने के लिए कहते हैं ना, कभी कभार कुछ कोई गलत बोल देते तो हम लोग क्या कहते हैं, ज्यादा 3-5 मत हो, एक फटका मारेंगे, ऐसे बोलना नहीं, हम लोग बोलते हैं ना ज्यादा 3-5 मत करो नहीं तो एक फटका मारेंगे। फटका से फॉस्फेट, और 3-5 से 3-5 कार्बन, यानी कि कभी भी जो फॉस्फेट जुड़ता है वो 3 और 5 से जुड़ता है। तो देखो ये हमारा 3 है, ये हमारा 3 है और ये हमारा 5 है, इससे हम क्या कर देंगे, फॉस्फेट को जोड़ देंगे, खत्म। फिर यहां पर भी क्या करेंगे, ये देखो 3 से यहां से, ये देखो ये हमारा 5 है, ये हमारा 5 है, ठीक, और ये हमारा क्या है, ये हमारा 3 है, तो इससे हम क्या जोड़ देंगे, फॉस्फेट जोड़ देंगे, खत्म। फिर यहां पर 3 है तो इससे हम लोग क्या कर देंगे, फॉस्फेट जोड़ देंगे, ये साइकिल इसी तरह चलती रहेगी। समझ में आ गया? तो हमेशा याद रखना कि जो नाइट्रोजन से शुगर अगर जुड़ेगा, नाइट्रोजन बेस से अगर सूरज जुड़ रहा है शुगर, तो वो पहले कार्बन से जुड़ेगा, और फॉस्फेट जो है वो शुगर से अगर जुड़ रहा है तो किस कार्बन से जुड़ेगा, 3 और 5 से जुड़ रहा है। समझ में आ गया? चलो और अगर हम बात करें इसकी, तो यहां पर देखना कि ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, डाइएस्टर बॉन्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बॉन्ड हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहलाएगा। चलो ये इधर की तो बातें समझ में आ गई। चलो अब हम क्या करेंगे, इधर का भी बॉन्ड बनाते हैं। तो याद रखो मैंने जो चीज बोली उसको हम लोग फॉलो रखेंगे। मैंने कहा कि जो शुगर जुड़ेगा वो पहले कार्बन से जुड़ेगा। अगर हम इसको उठा लेते हैं, अगर इसको उठाया हमने, ये शुगर है, इसको उठा के हम इधर रख देते हैं, तो कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन का संख्या क्या हो जाएगा, बदल जाएगा ना। अब ये चौथे कार्बन से जुड़ रहा है, या पांचवें कार्बन से जुड़ जाएगा। तो पांचवें कार्बन से तो मैंने कहा ना कि जुड़ ही नहीं सकता, कभी भी जुड़ेगा किससे, पहले कार्बन से। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे पलट देंगे, इसको जब ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा उल्टा। तो होगा क्या, यहां पर स्ट्रक्चर बनेगा, ये हमारा स्ट्रक्चर जो बनेगा वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहां पर देखो कैसे बनेगा, कैसे, तो ऐसे। ठीक है, तो अब यहां पर देखो इस चीज को समझ में आ रहा है। अब देखो अब क्या हो गया, बस चेंज कर देंगे उसको, क्या कर दिया हम लोगों ने, पलट दिया। बाकी सारी चीजें वही, मैंने कहा पहले कार्बन से जुड़ गया, वही बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा मैंने कहा 3 और 5 से, तो 3 ये, यहां पर फॉस्फेट जुड़ जाएगा, और 5 ये, और यहां पर क्या हो जाएगा, फॉस्फेट जुड़ जाएगा। अच्छा यहां पर भी देखो, अगर हम इसकी बात करें, यहां पर बात करें तो ये आ जाएगा, फिर यहां पर ये एक तो 3 से जुड़ेगा OH इससे, ठीक है ना, H से, सॉरी, यहां पर जुड़ जाएगा, और यहां पर C2, यहां से क्या हो जाएगा, एक फॉस्फेट जुड़ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, देखो एक DNA का क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अब इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, नीचे बढ़ा दो, समझ में आ गया। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा हाँ, एक होमवर्क आपके लिए क्या है कि आप इस DNA का मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, कर सकते हैं। तो बाय बाय, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।